जी बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी से कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो एक्सप्रेशन सिस्टम में जाकर किस तरह से प्रोडक्ट्स दे सकती है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इसको हमने तफसील से समझा। इस लेक्चर में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे, उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करेंगे। असल में उनमें समझाया गया था ताकि अब हम यहाँ आसानी से काम कर सकें। आप लेबॉर्ट्री में काम कर सकते हैं। ये काम करने के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि आप इतने एडवांस एज में रहते हैं और आप जो है बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। बीइंग अ साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट जैसी फीलिंग्स आपको हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है एनालाइजिंग द डीएनए। एनालाइज करना है किसको? डीएनए को। एनालाइजिंग द डीएनए, तो डीएनए को एनालाइज करना है। बेसिकली इस टॉपिक का दूसरा नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं इस टॉपिक को। एनालाइजिंग द डीएनए यानी आपने डीएनए को क्या करना है बेटे? एनालाइज करना है। आपने डीएनए को समझना है, डीएनए क्या है आपके लिए। ठीक है, डीएनए किस तरह से जो है वो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। तो आपने बेसिकली एनालाइज करना है। किसको एनालाइज करना है जी? डीएनए को। तो यहाँ पर डीएनए को एनालाइज करना बताया गया है आपको। तो एनालाइजिंग द डीएनए में आपके पास एक डीएनए, आपने उसको एनालाइज करना है। वो डीएनए आपको क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, उससे आप क्या मालूमात दे सकते हैं। ठीक है जी, अब हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। एनालाइजिंग डीएनए का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर किसे कहते हैं, उसका तरीकाकार। हम डीएनए को कैसे एनालाइज कर सकते हैं बेटे? हम डीएनए को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास एक जीनोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीनोम कहते हैं डीएनए को। ठीक है, अगर वायरसेस का जीनोम है तो उसे हम आरएनए कहेंगे। ठीक है जी, वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है। यहां पर जीनोम है डीएनए। उस जीनोम को हम डिफरेंट मुख्तलिफ क्या देंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देंगे। वो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस डीएनए को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। हमारे पास डीएनए है जी, मिसाल के तौर पे यहां पर डीएनए का एक सैंपल है, एक यहां पर डीएनए का सैंपल है, एक यहां पर डीएनए का सैंपल है। तो हमारे पास 3 डीएनए के सैंपल है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। ठीक है, हमने यहां पर जो डीएनए रखा, हमने उसको दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐड कर दिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे? आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, हर रैंडम साइट से कट नहीं करते। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करेंगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे किसको? डीएनए को। तो डीएनए कट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू फ्रैगमेंट्स। तो डीएनए के क्या बन जाएंगे? फ्रैगमेंट्स। या डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये काम आपको आगे काम आएगा। तो अब जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उन फ्रैगमेंट्स को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने वो फ्रैगमेंट्स दिए, उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। अब जब रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हमारे पास आएंगे, हमने इन फ्रैगमेंट्स को आगे एक मशीन जिसका नाम कहते हैं, वो मशीन क्या करती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो एक मशीन है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम उस मशीन में डाल देंगे इन रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। जब हम उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे तो फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। फ्रैगमेंट्स सेपरेट होंगे किस बेस पे? लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज जो है फ्रैगमेंट्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। जिसकी लंबी लेंथ थी, छोटी छोटी और छोटी और छोटी, तो लेंथ वाइज फ्रैगमेंट्स सेपरेट हो गए। इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP। तो ये आपका FLP नहीं है, फुल लेंथ पेपर नहीं है, बल्कि ये आपका एक फुल लेंथ कॉन्सेप्ट है। वो फुल लेंथ कॉन्सेप्ट क्या है?
कि आप जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देकर जो फ्रैगमेंट्स बनाए उनको लेंथ वाइज सेपरेट करेंगे, तो मेरे जीनोम, मेरे डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो आपके डीएनए के फ्रैगमेंट से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब मेरे डीएनए की अपनी मॉर्फ है, आपके डीएनए की अपनी मॉर्फ है, दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए की अपनी मॉर्फ आएगी, जो फ्रैगमेंट्स की एक अपनी शेप आएगी, मेरे फ्रैगमेंट्स की अपनी एक लेंथ आएगी। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। के हर इंडिविजुअल के अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, के उसके अंदर जो डीएनए को कट करने के बाद फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो दूसरों से उसे सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज से भी और दूसरी स्पीशीज से भी। तो इसे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पैटर्न भी कहते हैं। इस आरएफएलपी का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। भाई जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है ये कुछ और नहीं है, ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंट ही है। तो बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंट ही है, तो बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंट है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट हम कैसे हासिल करेंगे, इस पूरे प्रोसीजर को मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं डायग्राम में समझाता हूं। आपके पास 3 सैंपल थे, आपने इन सैंपल्स को दिए रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एंजाइम्स, आपने इनको डिफरेंट एंजाइम्स दिए। जब आपने इनमें एंजाइम्स ऐड किए तो एंजाइम्स ने इनके डीएनए को कट कर दिया, तो इनके डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन गए। आपने इन फ्रैगमेंट्स को एक जेल जो कि पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है उसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब आपने इन फ्रैगमेंट्स को एक जेल में लोड कर दिया, ये जेल है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, तो ये कैथोड आपको उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपने इसमें वॉल्व बना दी, वैलीज, जिसमें आप जो है वो ये जेल है जिसमें आप अपना सैंपल अपलोड करने वाले हैं। तो आपने सैंपल 1 अपलोड किया, सैंपल 2 अपलोड किया, ठीक है जी। तो यहां पर आपने सैंपल 1 अपलोड किया, यहां पर आपने सैंपल 2 अपलोड किया, यहां पर आपने सैंपल 3 अपलोड किया, 3 सैंपल अपलोड कर दिए। जो सैंपल लोड किया दूसरा तीसरा, 3 सैंपल यहां पर आपने लोड कर दिए जो आपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाए, ठीक है। जब आपने सैंपल लोड किया तो ये जो है ये चीज, दिस इज अ जेल, ये जेल है। ये जेल किस चीज की बनी है, दिस इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड जेल। ये क्या है, पॉलीसैकेराइड जेल है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड जेल है, पॉलीसैकेराइड जेल है। तो पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, इस पॉलीसैकेराइड की बनी हुई जेल है, इसको हम एगारोज जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एगारोज जेल। अगर आपको याद हो एगारोज जेल कहते हैं, ठीक है। तो एगारोज एक पॉलीसैकेराइड कंपाउंड है, उसकी बनी जेल है। फ्रैगमेंट्स जो डीएनए के वो जेल के साथ अटैच हो जाएंगे, जेल के साथ अटैच हो जाएंगे, लेकिन आपस में मिक्स नहीं होंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। जब हमने इसमें ये ऐड कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे, तो इसमें करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। जब करंट फ्लो करेगा तो जो फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि सैंपल लोड कर दिया और जेल वैलीज, जेल वॉल, जेल के वॉल में सैंपल लोड कर दिया। जब हमने सैंपल को लोड कर दिया जेल में, तो सैंपल क्या करेगा, सैंपल को लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करंट, हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, करंट। जब करंट अप्लाई करेंगे करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो जो फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के, कॉन्सेप्चुअल तौर पर मैं बातें आपको बता रहा हूं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर देंगे। जो फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, डू नॉट मिक्स नहीं होंगे जेल के साथ, बट अटैच हो जाएंगे,
अटैच टू जेल, जेल से अटैच हो जाएंगे। तो ये फ्रैगमेंट्स किसके, ऑफ डीएनए के, ये फ्रैगमेंट्स क्या करेंगे, स्लिप करेंगे इन जेल, तो जेल में ये स्लिप कर जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो बड़ा फ्रैगमेंट है वो दूर जाएगा या छोटा फ्रैगमेंट दूर जाएगा? जो छोटा फ्रैगमेंट है वो दूर जाएगा, एक तो उसका वजन कम है, दूसरा उसको जेल में फ्रिक्शन कम मिलेगी। बड़े फ्रैगमेंट को फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगी, वो स्लोली मूव करेगा। छोटे फ्रैगमेंट को फ्रिक्शन कम मिलेगी, वो ज्यादा मूव करेगा, उसका वजन कम है। तो फ्रैगमेंट्स यहां पर फ्लो करना शुरू कर देंगे। बड़ा फ्रैगमेंट आगे चला जाएगा, छोटा पीछे और छोटा पीछे और छोटा, सबसे छोटा यहां करीब आ जाएगा। तो फ्रैगमेंट्स बिल्कुल स्मेयर की तरह पेयर होंगे। फ्रैगमेंट्स पेयर है स्मेयर। जो फ्रैगमेंट्स हैं अपेयर होंगे किसकी तरह, जैसे ब्लड की स्मेयर बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर खून को डालकर उसकी जो स्मेयर बनाते हैं, ऐसे करने से, तो ये बिल्कुल स्मेयर की तरह नजर आएगी। अब जो जेल है हमने इसको शिफ्ट कर देना है। हमने ये जेल है हमारे पास, हमने फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए, फ्रैगमेंट सेपरेट आउट हो गए, हमें नजर नहीं आ रहा फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए, नहीं डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, हमें कहां नजर आएंगे? अब हम इस जेल को एक वैक्यूम अप्लाई करेंगे। जब वैक्यूम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फ्रैगमेंट्स किधर फूटना शुरू हो जाएंगे, ऊपर फूटना शुरू हो जाएंगे। जो फ्रैगमेंट्स थे वो मेम्ब्रेन जो जेल है उसकी सरफेस पे आ गए, उसकी कहां पे आ गए, सरफेस पे आ गए। वैक्यूम अप्लाई करने से जो फ्रैगमेंट्स हैं सरफेस पे आ गए। अब इन फ्रैगमेंट्स को हम शिफ्ट कर देंगे किस पर, जो ये फ्रैगमेंट्स बने हैं बेटे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, हम इनको शिफ्ट कर देंगे किसके ऊपर, ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। तो नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट कर देंगे किसको बेटे, जो फ्रैगमेंट्स हैं हम उन फ्रैगमेंट्स को एक नायलॉन मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। नायलॉन मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, उस नायलॉन मेम्ब्रेन पर हम क्या करेंगे, फिर हम रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करेंगे। ये रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होते हैं, ऐसे प्रोब आपको पता है नाउन सीक्वेंस होती है आरएनए की, जिसे प्रोब प्राइमर, तो ये जो प्रोब होगा ये डीएनए होगा, ये प्राइमर नहीं होता। तो ये डीएनए की नाउन सीक्वेंस होती है। रेडियो एक्टिव का मतलब कि ये इसके अंदर ऐसे ये ऐसे एलिमेंट्स रखती है जो रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक है। तो रेडिएशन इमिट करने वाले एलिमेंट्स की बनी हुई ये न्यूक्लियोटाइड की एक खास सीक्वेंस होती है डीएनए की। और रेडियो एक्टिव प्रोब्स एक नहीं होगी, मैनी होगी, ऑफ मैनी नाउन सीक्वेंस, बहुत सारी होंगी जिनके हम सीक्वेंस का पता होगा, मैनी विद नाउन सीक्वेंस, उनके में सीक्वेंस का क्या होगा पता होगा। तो जो हम नाउन सीक्वेंस वाली प्रोब्स होंगी, हम उन प्रोब्स को क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स प्लॉटेड ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन, उसे नायलॉन मेम्ब्रेन पर प्लॉट करेंगे। जब उसे नायलॉन मेम्ब्रेन पर प्लॉट करेंगे तो अब देखिए ये हमारे पास एक नायलॉन मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनिए। इस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हमने जो फ्रैगमेंट्स थे वो शिफ्ट कर दिए, ठीक है। सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, हमने नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। जब हमने फ्रैगमेंट शिफ्ट कर दिए तो शिफ्ट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा बेटे, जब हम इसके ऊपर रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करेंगे तो प्रोब्स रेडिएशन खारिज करेंगे। अब प्रोब्स जो हैं वो डीएनए के साथ जाकर बाइंड होंगे। बाइंड कब होंगे, ध्यान से याद रखना, मेरी बात सुने। जब हमने वैक्यूम अप्लाई किया, वैक्यूम अप्लाई करने के बाद हम इसको देते हैं हीट भी करते हैं। हीट क्यों करते हैं, ताकि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो डबल स्ट्रैंडेड है, उनके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से टूट जाए, ठीक है। तो यहां आप याद रखें कि हमने हीट किया इसको। हीट क्यों दी, हीट देने से डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटे, उनके जो डबल स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से टूट जाएंगे। जब दो स्ट्रैंड टूटेंगे तो प्रोब कंप्लीमेंट्री फ्रैगमेंट के साथ जाकर बाइंड हो जाएंगी। जब प्रोब बाइंड होंगी तो रेडिएशन खारिज होंगी, उस रेडिएशन को
जो रेडियो एक्टिव प्रोब होंगे उनकी रेडिएशंस को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कहां पर? उनकी रेडिएशंस को हम रिकॉर्ड करेंगे बेटे, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? ऑन ग्राफ या फिल्म, रेडियो एक्टिव फिल्म पर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब हमने रिकॉर्ड किया तो हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स ऐसे नजर आएंगे। तो ये हमें जो है वो ये फ्रैगमेंट्स डीएनए के सेपरेट होने का जो हमें एक जो है वो रिकॉर्ड मिला, किसके ऊपर? एक फिल्म के ऊपर। ठीक है जी, ये जो रिकॉर्ड हमें मिला है ये रिकॉर्ड हमारे काम आएगा। जी बच्चों, अब हमने जो ये नाइजर मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमने ग्राफ हासिल किया है डीएनए के फ्रैगमेंट्स का, ये हमने एक्सरे फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया। तो वो जो ग्राफ होता है वो हम एक्स रेज फिल्म के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ग्राफ हासिल होता है इस ग्राफ को हम नाम देते हैं ऑटो रेडियोग्राफ। बेसिकली ऑटो रेडियोग्राफ कुछ और नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट है, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट नजर आया हमें, इसके यूजेस क्या हैं? हम इसको कहां यूज करते हैं बेटे? इसकी यूजेस बताएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? इससे हमें क्या फायदा हासिल होता है? हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? ठीक है, अब आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक क्रिमिनल को आइडेंटिफाई, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में डीएनए फिंगरप्रिंट कैसे हेल्प कर सकता है? ठीक है, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देकर हम समझा सकते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं बेटे, वो फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो फोरेंसिक साइंटिस्ट आइडेंटिफाई, पहचान कर लेते हैं किसकी? एक रेपिस्ट की। एक बंदा है, ठीक है, अगर वो रेपिस्ट है तो जिस फीमेल का रेप हुआ है हम वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे। क्या कलेक्ट करेंगे? सैंपल। अब हम उस सैंपल को रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, जो फीमेल बॉडी से हमें सैंपल मिला स्पर्म का, ठीक है, तो उसको हमने उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली। ठीक है जी, अब स्पर्म की जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां समझाता हूं। हमने यहां पर वो जो रेपिस्ट लेडी से हमने स्पर्म कलेक्ट किए सैंपल, उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, उसके फिंगरप्रिंट्स हमें ऐसे मिले तकरीबन। और अब हमें जो मशकूक लोग होते हैं, जो सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जिन पे हमें शक होता है, हम उन सस्पेक्टेड पर्संस का डीएनए लेते हैं, जीनोम लेते हैं, हम उनके जीनोम की क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और उसको सस्पेक्टेड पर्सन को हम मैच कर देते हैं। किससे? वो सैंपल जो हमें फीमेल बॉडी से मिला था, तो एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, तो हम इन दोनों सैंपल को मैच करेंगे जो फीमेल बॉडी से मिला था। अब आपको पता है जो स्पर्म है तकरीबन वो आधा मैच कर जाता है बॉडी के साथ। तो केस 1 में मैच नहीं कर रहा, लेकिन सैंपल 1 मैच हो रहा है इससे, या सैंपल 2 मैच हो रहा है। तो अगर गौर से देखें तो सैंपल 2 जो है वो इससे मैच हो रहा है। इसका मतलब जो रेप करने वाला पर्सन है वो पर्सन 2 है, तो हम इस तरह जो है रेपिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर आप इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं, तो जो फीमेल है
जिसका रेप हुआ है या उस जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं मर्डरर को आप, मर्डरर को जैसे एग्जांपल दी जाती है, एक फीमेल का मर्डर हुआ है, एक फीमेल लेडी है, उसका मर्डर हो गया, ठीक है। तो जब उसका मर्डर हुआ तो उसने ना, आपको पता औरतों के नाखून बड़े बड़े होते हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो इन्हें जंग पे भी ले जाया जा सकता है। तो उसने डिफेंड करने के लिए जो पर्सन मर्डर कर रहा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे पर स्क्रैचेस पैदा किए या उसको पकड़ा, बालों से झंझोड़ा, ठीक है। तो जैसे हम सुबह ना उठे तो हमारी माँ हमारे बालों से पकड़ के हमें ऐसा झंझोड़ती है कि हमारी सात नसें उठ जाती है, तो उसके नाखूनों के अंदर स्किन की कुछ पार्ट्स ट्रैप हो गए और हेयर ट्रैप हो गए। तो वहां से नाखूनों से हेयर ले लिया, सैंपल ले लिया, उस सैंपल को हमने यहाँ पर प्लॉट किया, ठीक है, वो सैंपल हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर जिन लोगों पे शक था हमने उनका सैंपल लिया और उनको साथ यहाँ में ऐड कर दिया, ठीक है। अब तो ये यहाँ आधा मैच नहीं होना चाहिए, यहाँ तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये किया गया तो बाद में पता चला कि पर्सन जो ने मर्डर किया था, पर्सन जो का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सैंपल्स एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के सेल्स का डीएनए सेम ही होता है, ठीक है। तो अब यहां पर ये पता चल गया कि मर्डर करने वाला कौन है। इसी तरह तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल्स को, ठीक है। एक और बहुत है बड़ा मसला है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में पैदा हो जाती है। बच्चा मिक्सअप हो जाता है, कैसे पता चलेगा ये बच्चा, दो बच्चे मिक्स हो गए, कैसे पता चलेगा जो ये बच्चा ये फलां पेरेंट का और ये बच्चा फलां पेरेंट का है, तो हम डीएनए मैच कर लेंगे। तो जो बच्चा होगा उसका आधा डीएनए मदर से मैच होता है, आधा डीएनए कहां से मैच होता है, फादर से मैच होता है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह वी कैन रिजॉल्व पेरेंटहुड प्रॉब्लम्स, हम रिजॉल्व कर सकते हैं जो पेरेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो रिजॉल्व पेरेंटल प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, इख्तिलाफात, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। हम कैसे कि पैटर्नरी डिस्प्यूट्स को भी हम यहां पर सॉल्व आउट कर। अब आप रिजॉल्व कर सकते हैं पेरेंटहुड प्रॉब्लम। पेरेंटहुड प्रॉब्लम में आपको पता है कि जो आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड होता है उसका आधा डीएनए मदर से मैच होता है, आधा डीएनए किससे मैच होता है, फादर से। कुछ उसमें यूनिक कैरेक्टर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। आधा डीएनए उसका किससे मैच होता है, मदर से, आधा फादर से, ठीक है। तो आधा उसका डीएनए किससे मैच होता है, फादर से। अब देखिए इधर से ये पैटर्न इसका मैच हो रहा है, इधर से ये पैटर्न मैच हो रहा है, इधर से ये पैटर्न मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये आधा उसका मदर से मैच हो रहा है, तो आधा उसका किससे मैच हो रहा है, फादर से मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह, ये देखिए, तो आधा उसका डीएनए मदर से मैच होता है, आधा किससे मैच होता है, फादर से। इसका मतलब जो बेबी है, जो चाइल्ड है, तो वो स्पर्म और एग की फ्यूजन से बनता है, तो आधा डीएनए स्पर्म पर, आधा एग का। अब इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मसलन एक चाइल्ड है, फादर 1 एंड फादर 2, दो फादर हैं, वो क्लेम करते हैं किसके लिए, चाइल्ड के लिए, कि ये बच्चा हमारा है। तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब हम यही इस केस को सॉल्व करते हैं। ये चाइल्ड डीएनए है और आपको पता है इसका आधा डीएनए मदर से मैच होता है, आधा डीएनए किससे मैच होगा, फादर से, ठीक है। तो ये F1 है, ये F2 है। अब चाइल्ड का जो डीएनए है वो आधा मदर से मैच होता है, आधा फादर से। हमने देखना है उसका किस फादर से डीएनए मैच हो रहा है, ठीक है। अब एक तो ये सैंपल हमें मिला, तो अब देखिए इसमें F1 का मैच हो रहा है, F2 का मैच हो रहा है, तो F2 का मैच हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ ये वाले बैंड मैच हो रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ ये वाले बैंड मैच हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये वाले बैंड मैच हो रहे हैं। अब आप गौर से देखिए, ये वाला बैंड मैच हो रहा है और ये वाला बैंड और ये वाला बैंड भी मैच हो रहा है,
इसका मतलब जो है वो इस सेल का सही फादर कौन है, F2 है, ठीक है। तो आप भी टेस्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो पेरेंटल प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट बताया कि इसे आप डायग्नोज कर सकते हैं, किसको भी, तो इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं वायरल या जेनेटिक डिसऑर्डर को, आप उसकी पहचान कर सकते हैं। कैसे? जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं आप, वायरल डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन की पहचान कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में वायरस चला गया, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस है, तो आप उसका कैसे पता चलाएंगे कि फलां सेल में हेपेटाइटिस ने इन्फेक्शन पैदा किया कि नहीं? आपके बाकी तमाम सेल्स का जो सैंपल है डीएनए का वो सेम होगा, ठीक है। वन सेल, ये स्किन सेल है, ये लिवर सेल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और ये बोन सेल है। तो हमने तीन सेल को मैच कर दिया, सबका डीएनए क्या है, सेम है, सबका डीएनए सेम है, सिर्फ एक जगह पे एक नया डीएनए पेयर हुआ है। अब ये सैंपल जो है वो कहीं और भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर। इसका मतलब जो ये वाला सेल है इसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया या इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गई, क्योंकि नया डीएनए आ गया, नया जीन आ गया, समझ आ गई बात की। तो ये इस चीज को बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो कोई नया सैंपल आ गया, नया डीएनए आ गया, तो या तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन से पैदा हुआ, या वायरल इन्फेक्शन से पैदा हुआ। तो इस तरह हम वायरल इन्फेक्शन को पहचान कर सकते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान कर सकते हैं। तो आपको पता है कैंसर में भी म्यूटेशन हो जाती है, तो कैंसर को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैंसर की पहचान कर लें, ठीक है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इवन आप इससे डिटरमिन कर सकते हैं क्या, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह से जो है वो बर्ड्स जो है वो किससे इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से। किस तरह से रेप्टाइल इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से। किस तरह से एम्फीबियन इवॉल्व हुए, फिशेस से। तो ये इनमें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इनके अंदर एवोल्यूशनरी क्लोजनेस पाई जाती है, उनके जीनोम में पाई जाती है। तो इसका डीएनए फिंगरप्रिंट एक दूसरे से ज्यादा क्लोज है। फिश का एम्फीबियन से ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू रेप्टाइल। इस तरह एम्फीबियन का एज कंपेयर टू बर्ड रेप्टाइल के ज्यादा क्लोज है। अब मेरी बात समझ आई। तो अगर हम बात करें कि मैमल्स ज्यादा क्लोज किसके होंगे, फिश के होंगे या रेप्टाइल्स के? डेफिनेटली रेप्टाइल्स के ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बताया है कि इट इज पॉसिबल टू सीक्वेंस द डीएनए, ठीक है। आप जो है वो डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? टू सीक्वेंस, आप सीक्वेंस करें किसको, डीएनए। जो आपने कहां से लिया, जो आपने लिया कहां से, आज से 76,000 साल पुराना जो ममीफाइड स्केलेटन है, ममीफाइड स्केलेटन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 76,000 ओल्ड ममीफाइड जो स्केलेटन है उससे आप लेकर जो है एक जीनोम जो है उसको आप सीक्वेंस कर सकते हैं। या आज से जो बहुत पहले प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया, तो दुनिया में ही खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, आज से तकरीबन प्लांट खत्म हो गया। कितना पुराना प्लांट है? 17 से 20 मिलियन ओल्ड प्लांट है जो खत्म हो गए। उनके फॉसिल्स से भी डीएनए लेके उस डीएनए की भी सीक्वेंसिंग की जा सकती है। तो उसको सीक्वेंस करना, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंट करना भी पॉसिबल है। तो इस तरह से जो पूरा टॉपिक आपने पढ़ा एनालाइजिंग द डीएनए, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करता है, इसको आप इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। और इसकी यूजेस भी क्या हैं, और ये यूजेस जो हैं वो हमारे अंदर इतना नॉलेज पैदा करते हैं कि हमारे अंदर एक साइंटिस्ट जैसी फीलिंग्स आती है, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।